हाँ तो बच्चे लोग क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही ही होगे, ठीक ठाक होगे और सब कुछ सही चल रहा होगा, है ना? देखो यार, अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो हम क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उसका एक्सप्लेनेशन करने वाला है। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? यूनिट 3। ठीक है, यूनिट थर्ड पढ़ने वाला। और यूनिट थर्ड का क्या नाम होने वाला? अभी तक इसके पहले जो यूनिट सेकंड था वो क्या था? असेसमेंट हम प्लानिंग। ठीक है, असेसमेंट कर रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या? वो है इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने प्लान कर लिया, अब हम प्लान करने के बाद क्या करेंगे? हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे उस चीजों को। ठीक है, प्लान कर लिया था, अब हम लागू करने वाले हैं, इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। उसके पहले भाई हाल चाल ठीक है, सब कुछ सही है? स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, चलो। ठीक है सब कुछ। देखो, सबसे पहले अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या पढ़ेंगे भाई? इम्प्लीमेंटेशन में हम पढ़ेंगे भाई क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या मेरा मेरा क्या रोल होता है भाई? एक प्रॉपर एक कैमरा सेटअप का होना चाहिए, एक माइक होना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, तभी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, तभी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। तो सेम ऐसे अगर मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ तो क्लासरूम अगर प्रॉपर मैनेज नहीं है ना, मैनेज ही नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा बच्चों को? सेम वही चीज होती है। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस दैट नीड अ टीचर टू मैनेज क्लासरूम इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इफेक्टिवली। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक टीचर जो होती है, एक टीचर जो होता है उसको उसको चाहिए होता है क्या क्या चाहिए होता है भाई? मैनेज करना होता है क्या? क्लासरूम इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इफेक्टिवली, कि वो अपना प्रॉपर लेक्चर दे सके। ठीक है, भाई टीचर किस लिए आया? अपना लेक्चर ही तो देने के लिए आया होगा ना कुछ पढ़ाने आया होगा। तो अगर उसका क्लासरूम ही नहीं मेंटेन रहेगा प्रॉपर, तो वो कैसे पढ़ा पाएगा? थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ठीक है, इसके कुछ अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो देखो, प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि गुड रिलेशनशिप। देखो, जो बच्चों के साथ अगर हम प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें, ठीक है, एक ट्रस्ट बिल्डअप करके रखें, तो भाई अच्छा एक फ्लो चलता है कम्युनिकेशन का, या फिर हमारा जो नॉलेज होता है वो कहीं ना कहीं एनहेंस होता है। फिर सेटिंग रूल्स होना चाहिए, फिर उसके बाद मैग्नीफाइड सेल्फ, हमें खुद को भी बिलीफ होना चाहिए ना। मेंटेन स्टूडेंट बिहेवियर। ठीक है, अब ये नहीं कि हम बच्चों जो बच्चे हैं उनको हम फ्री हैंड कर दें कि जो मन करे वो तुम लोग करो, ऐसा भी नहीं करना होता है। ठीक है, टीचिंग ऑफ मोटिवेशन, कहीं ना कहीं हम बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं इन चीजों में। ठीक है, ये सारी हो जाती है। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं भाई, व्हाट इज द क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ कि भाई एक क्लासरूम है उसका क्या क्या एक स्ट्रैटेजीज होती है, अब उसके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले होता है लीडरशिप, फिर लीड होता है। ठीक है, प्रैक्टिस होता है, एंगेज होता है। प्रैक्टिस का मतलब एक प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए, एंगेज का मतलब भाई सबको एक साथ लेके चलना, एंगेज करके चलना। ठीक है, कम्युनिकेट करना प्रॉपर, सबसे कम्युनिकेट करके हमें चलना है। ठीक है, टीम अप होना चाहिए भाई। टीम अप क्या हो जाता है? देखो, टीम अप क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो, कोई एक इंसान कोई पूरे क्लास को मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक बच्चे के अंदर टीम वर्क नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर एक टीम वर्क नहीं होता, हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक साइंटिस्ट है, जैसे हमारा इसरो है। ठीक है, इसरो क्या है? बैंगलोर में उसका हेडक्वार्टर है। इसरो क्या है भाई? उसको एक रॉकेट लॉन्च करना है, तो इसरो के जो हेड हैं वो तो अकेले रॉकेट लॉन्च कर नहीं पाएंगे भाई, उनको भी तो टीम वर्क चाहिए होता है ना, टीम वर्क चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? ठीक है, और फिर रिवॉर्ड, लास्ट में रिवॉर्ड देना जरूरी हो जाता है। देखो, रिवॉर्ड इन दिस सेंस, अगर कोई भी एक पर्सन जो कि हार्डवर्क कर रहा है तो एज अ टीचर उसका एक दायित्व बन जाता है, एक इंपॉर्टेंस बन जाता है कि उसको रिवॉर्ड दे। ठीक है, ये बेसिक चीजें होती हैं। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका रिवॉर्ड क्या बन जाता है? रिवॉर्ड सिस्टम आपका क्या बन जाता है? भाई एक लाइक करके तो जाना है, इसी बात पे लाइक कर दो, कर दिया, लाइक कर दिया चैनल को, सब्सक्राइब कर दिया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यार फर्स्ट सेम से हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं भाई। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सबको पता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? बेस्ड ऑन रिलेशनशिप क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, चैनल क्या होता है ना। अब वो होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं व्हाट इज द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस पे लिखा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपसे बात करता हूं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, है ना। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है कि ट्रांसपर्सनल होता है। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, ये सारी चीजें हो जाती है। बेस्ड ऑन डायरेक्शन की बात करूं, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन की बेस पे बात करता हूँ तो सबसे पहले वर्टिकल हो जाता है, हॉरिजेंटल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ये तो सारी चीजें हो गई। अगर मैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ कि व्हाट इज द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। भाई बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? सबको पता है
क्या 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 बैरियर होता है? तो फिजियोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, एनवायरमेंटल होता है, कल्चरल होता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमारा लैंग्वेज बैरियर होता है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज में कम्युनिकेशन एरर हो रहा है तो वो भी हो सकता है ना, ये सारी रहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फैसिलिटेटर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाट इज द फैसिलिटेटर ऑफ इफेक्टिव? अगर मुझे एक प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखना है तो क्या क्या उसके फैसिलिटेटिव होते हैं, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होता है ब्रॉड ओपनिंग, ब्रॉड ओपनिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है। दूसरा होता है गिविंग आइडियाज, तीसरा होता है ऑफरिंग सेल्फ, चौथा होता है एक्सेप्टिंग, पांचवा हो जाता है कि मेकिंग ऑब्जर्वेशन, और छठवां जो होता है एक्सप्लोरिंग, फोकसिंग, रिफ्लेक्टिंग, और लास्ट जो होता है वो समराइजिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हम लेके चलें तो कहीं ना कहीं हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, कहीं ना कहीं हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं बच्चों के साथ, वो कहीं ना कहीं हमारा इफेक्टिव और प्रॉपर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती है फैक्टर्स अफेक्टिंग आपका, सॉरी, फैसिलिटेट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ, या फिर टीचिंग मेथड, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीचिंग, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, जैसे सेमिनार हो गया, है ना। सेमिनार के बाद होता है हमारा लेक्चर, लेक्चर कम डिस्कशन होता है, वन टू वन डिस्कशन, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं। लेट स्टार्ट, देखते हैं, ठीक है। तो वेल, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले भाई टीचिंग मेथड, ठीक है। बहुत सारे देखो टीचिंग मेथड्स होते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग एनवायरनमेंट के व्यूज के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग अपने सुटेबल एनवायरनमेंट के हिसाब से हम टीचिंग मेथड को अप्लाई करते हैं। जैसे सेमिनार हो जाता है, ठीक है, हमारा ग्रुप डिस्कशन हो जाता है, माइक्रो टीचिंग हो जाती है, ठीक है, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग हो जाती है, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं। अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम टीचिंग मेथड की बात करें तो टीचिंग मेथड में सबसे पहले होता है भाई लेक्चर, ठीक है। लेक्चर मेथड हो जाता है, हमारा ग्रुप डिस्कशन हो जाता है, लेक्चर हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, माइक्रो टीचिंग हो जाती है, स्टिमुलेशन हो जाता है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है, प्रोजेक्ट मेथड हो जाता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो जाती है, बाय सेल्फ डायरेक्टेड, सिंपोजियम हो जाता है, पैनल डिस्कशन, सेमिनार, साइंटिफिक वर्कशॉप, रोल प्ले, फील्ड ट्रिप, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग। टोटल अगर हम काउंट कर लें तो भाई कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हमारे पास लगभग लगभग 14 टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड होता है, और भी होते हैं, ये 14 है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको पेपर में आता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, भाई कितने टाइप्स के टीचिंग मेथड होते हैं, तो कुछ नहीं, आंख बंद करना, आंख बंद करके लिखना है क्या, दिमाग चलाना, और दिमाग में क्या चलाना, ज्यादा नहीं 7 या 8 लिख दो बस, ज्यादा नहीं 7 या 8 लिख दो, जो कि एक मैक्सिमम होता है, बहुत होता है। कौन कौन से लिखना है, अब तुम्हारा लेक्चर होता है, ये याद हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन होता है, ये भी याद हो जाता है, तुम्हारा माइक्रो टीचिंग होता है, स्टिमुलेशन होता है, ये भी याद हो जाएगा। प्रोजेक्ट मेथड, भाई स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह तो बनाए होगे ना, प्रोजेक्ट तो बनाए होगे भाई, प्रोजेक्ट हो गया। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो गया, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग नहीं याद हो रहा, चलो कोई नहीं। सेमिनार अटेंड किया है, रोल प्ले किया है, कम्युनिटी में किया है कि नहीं किया है, फील्ड ट्रिप, फील्ड में जाते हो कि नहीं जाते हो, कंप्यूटर असिस्ट आराम से हो गया। और अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं, देखो, सबसे पहले होता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड होता है ना, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड मतलब बहुत समय से चले आ रहा है। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, गुरुकुल्स वगैरह होते थे, ठीक है, छोटे छोटे स्कूल्स वगैरह हुआ करते थे, तो वहां पे ना टीचर्स होते हैं बच्चों को पढ़ाते थे, तो एक लेक्चर मेथड हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब होगा कि भाई 10 लोग को मैंने बैठा लिया, मैं कुछ बातचीत कर रहा हूँ। ग्रुप डिस्कशन बता दो कहाँ होता है, जैसे मान लो चाय की टपरी है, चाय का दुकान है, वहां पे एक ताऊजी बैठे हुए हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, और राजनीति चल रही है पूरी कि भाई अब की बार ये जीतेगा, अब की बार ये है वो है ना, तो वो ग्रुप डिस्कशन हो गया। फिर उसके बाद माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है भाई, माइक्रो टीचिंग का मतलब ये हो गया कि किसी एक टॉपिक पे लेके हम वहां पे प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। देखो, माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है कि स्मॉल स्केल टीचिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड 5 to 6 स्टूडेंट। देखो, मतलब 5 से 6 स्टूडेंट रहते हैं इसमें, और कोई एक छोटी सी टॉपिक लेते हैं और 5 से 6 मिनट में उसको डिस्कस करते हैं, वो हो जाता है माइक्रो टीचिंग। स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। स्टिमुलेशन का मतलब हो जाता है कि भाई एक तरफ थ्योरी है तुम्हारी, और एक तरफ तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एक तरफ क्या है भाई, एक तरफ है वर्क, थ्योरी सॉरी, एक तरफ तुम्हारा प्रैक्टिकल वर्क है, एक तरफ तुम्हारी थ्योरी है। इन दोनों को जो लिंक करता है वो कौन सा करता है, वो हमारा स्टिमुलेशन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन का। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन मतलब आपने बहुत सारी चीजें को डेमोन्स्ट्रेट किया होगा। डेमोन्स्ट्रेट मतलब अगर मैंने आपको मॉडल दे दिया, भाई मॉडल बना के लाना, तो अगले दिन उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हो ना, बताते हो, वो भी एक टाइप ऑफ लर्निंग हो जाता है। प्रोजेक्ट मेथड का मतलब जो था कि इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इन विच स्टूडेंट आइदर वर्क इंडिविजुअली और इन ग्रुप, ठीक है। फिर तो प्रोजेक्ट का मतलब हो जाता है कि मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, और प्रोजेक्ट या तो इंडिविजुअली भी हो सकता है या फिर ग्रुप में भी हो सकता है, तो ये प्रोजेक्ट मेथड हो जाता है, ठीक है। फिर उसको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मतलब होता है कि खुद सेल्फ हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, है ना। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका सिम्पोजियम, ठीक है, ये तो स्टिमुलेशन था।
स्टिमुलेशन था। सिम्पोजियम की बात करते हैं तो सिम्पोजियम क्या होता है कि फॉर लार्ज ग्रुप एंड ब्रॉड टॉपिक गिव डीपर इंसाइट इनटू द टॉपिक। ठीक है, सिम्पोजियम जो होता है ना, सिम्पोजियम जो होता है वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए रहता है, जहाँ पे कम से कम 100 200 300 लोग बैठते हैं। ठीक है, वहां पे किसी एक टॉपिक को लेके हम बताया जाता है, उसको कहते हैं सिम्पोजियम। सेमिनार जो होता है वो पेपर रीडिंग होता है। ठीक है, एक प्रोजेक्टिव मेथड होता है और प्रॉपर एक कम्युनिकेशन, एक प्रोफेशनल मेथड होता है सेमिनार। साइंटिफिक वर्कशॉप में कहीं ना कहीं हम साइंस के हेल्प से हम कहीं ना कहीं अपने वर्कशॉप को प्ले करते हैं। रोल प्ले का मतलब ये हो गया कि भाई जैसे आपने रोल प्ले किया होगा ना कम्युनिटी में, इसी जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, कार्डिक हो गया, इसके थ्रू आपने रोल प्ले किया होगा। फील्ड ट्रिप का मतलब फील्ड में जाके हम लर्निंग को एनहांस करवा रहे हैं, ये सारी चीजें हो जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज की, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है। हमेशा याद रखना कि भाई एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज पूछता है, हर बार पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, है ना, कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। तो एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज में ना देखो, टीम बेस्ड लर्निंग होता है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होता है, केस स्टडी एनालिसिस होता है, पीयर एनालिसिस होता है, जर्नलिज्म होता है, डिबेट होता है, गेमिंग होता है। ठीक है, मैं इरेज करके लिख भी देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इरेज करके लिखना लगूं तो भाई ऐसा होगा, देखो सिंपल सा है। देखो अगर कोई भी डाउट वगैरह हो ना तो बता दिया करो यार, है ना, आराम से हम लिख लेंगे। क्या लिखना है भाई, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है टीम बेस्ड लर्निंग। ठीक है, टीम बेस्ड लर्निंग। दूसरा जो होता है वो होता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। कुछ हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, कुछ हम चीजें जो कि प्रॉब्लम से सीखते हैं। ठीक है, केस स्टडी एनालिसिस, केस स्टडी एनालिसिस भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पीयर लर्निंग होता है, पीयर लर्निंग जैसे फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू, है ना। जर्नलिज्म हो गया, भाई जर्नलिज्म का मतलब क्या पता, मतलब हम रिपोर्टिंग करके थ्रू, है ना, रिपोर्टिंग वगैरह। डिबेट हो जाता है भाई, डिबेट 5-6 लोग बैठते हैं और किसी एक टॉपिक पे डिबेट करते हैं। फिर आईपीआर इंटरपर्सनल एजुकेशन हो जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एडुकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है हमारी कहीं ना कहीं एक्टिव लर्निंग की। अब देखो आप लोगों को तो बहुत डाउट होगा कि यार ये जो भैया है, ये इन्होंने टीचिंग लर्निंग मेथड में एकदम शॉर्ट में खत्म करवा दिया। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये जो मैंने आपको बताया ना, लर्निंग, माइक्रो टीचिंग, स्टिमुलेशन, इसके 2-3 पॉइंट याद कर लो। कौन कौन से पॉइंट? एक तो सबसे पहले जितना भी मैंने ये बताया, इसके आप याद करना है क्या, इसके आपको याद करने हैं, इसको आपको क्या याद करना है, इसके एडवांटेज याद कर लो। ADVANTAGES, एडवांटेजेस, कि लेक्चर का क्या एडवांटेज होता है। उसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेज याद कर लो, उसके साथ इसके कुछ की पॉइंट्स हो जाते हैं जो आपकी खुद बना के लिख सकते हो। ठीक है, अगर इसके प्रिंसिपल्स आते हैं तो प्रिंसिपल्स लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं पूछता। ठीक है, तो की पॉइंट हो जाता है और प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। तो देखो प्रिंसिपल्स भी कोई ना कहीं कॉमन हम लिख सकते हैं। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी बहुत इजी हो जाता है। जैसे लेक्चर में क्या होता है कि लेक्चर अगर मैं लेक्चर का एडवांटेज बताऊं तो ये बहुत मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर हम प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो लेक्चर जो होता है, लेक्चर मेथड जो होता है, जिसके थ्रू हम कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म का एनहांस नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय, ठीक है, अगर मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड होता तो कहीं ना कहीं ये लर्निंग होती, कहीं ना कहीं मोर इफेक्टिव हो जाती है, होती कि नहीं होती। तो यही बस यही यही प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका डिसएडवांटेज। जैसे माइक्रो टीचिंग हो गया, माइक्रो टीचिंग में क्या था, ये हम एक स्मॉल टॉपिक को लेके 5 से 10 लोग को लेके, एक स्मॉल टॉपिक है मेरे पास, 5 से 10 स्टूडेंट्स है मेरे पास और 5 से 10 मिनट है, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ टॉपिक को, तो वो माइक्रो टीचिंग हो जाती है। ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज की बात करता हूँ क्या, क्योंकि वो 5 से 10 लोग जो मेरे पास है वो इंटरेस्टेड है उस टॉपिक के रिलेटेड या इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो ये सारी हो जाती है हमारी डिसएडवांटेज। इसी के थ्रू ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश। और अब हम 3rd चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब हम जाएंगे किस पे, 4th चैप्टर पे। और 4th चैप्टर का जो नाम है वो है टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग्स। ठीक है, क्लिनिकल सेटिंग्स में क्या क्या टीचिंग होती है। भाई देखो खत्म तो हो गया हमारा चैप्टर। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आपको तो सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, और जाने से पहले यार एक लाइक तो करके जाओ, है ना, एक लाइक तो करके जाओ, एटलीस्ट एक रिवॉर्ड तो दो कि भाई सामने वाला बंदा जो पढ़ा रहा है
है ना? इंसान जो पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो कहीं न कहीं आपका भी एक फर्ज़ बनता है कि यार एक लाइक करके जाए, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और हमेशा एक बात याद रखना कि ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर टीचर, ठीक है? रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है? एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। हमेशा अपने बड़ों को, अपने माता-पिता और अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में, ठीक है? थैंक यू।